नमस्कार साथियों, आप सभी का यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज को हल किया था जो 1.1 थी और उसके कॉन्सेप्ट को समझा था उसके पहले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 1.2 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसको हल करने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट चाहिए उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब उस एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो उसको कॉन्सेप्ट को उस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या को समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर, NUMBERS। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती है, तो इस तरह की संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझे किस तरह की संख्या भाज्य संख्या होती है। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, हो जाएगा, इसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, इसी तरह डॉट डॉट ये बढ़ता जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 के बाद डॉट डॉट बहुत सारी संख्याएं ऐसी आएंगी कि जो 1 से विभाजित होगी और स्वयं से। तो उस तरह की संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या मैंने लिखा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये वाली संख्या है ये 1 से विभाजित होगी या स्वयं से विभाजित होगी। ये भी संख्या ऐसी है जो कि या तो 1 से विभाजित होगी और या नहीं तो वो स्वयं से पूरी विभाजित होगी। विभाजित होने का मतलब यह है कि जब इस संख्या में हम उस नंबर से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 आना चाहिए। तो मान लीजिए हम 2 ले रहे हैं, तो 2 में हम 1 से भाग देंगे तो 2 बार ये जाएगा तो शेषफल हमारा 0 आएगा। फिर इसमें संख्या में 2 से भाग देंगे तभी शेषफल हमारा 0 आएगा। कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं है जो इस संख्या में भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से पूरी विभाजित होती है, इस तरह की संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये अभाज्य संख्या हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट इस तरह की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। और इसमें ये जो 2 है, ये 2 ये सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। ये सम भी है और यह अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। अब बात करेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। मैंने अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कशन किया, अब बात करेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट, SITE, कंपोजिट नंबर, NUMBERS, कंपोजिट नंबर। तो इसकी डिफिनीशन की बात करूं तो ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती है, पूरी विभाजित होती है, तो इस तरह की संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से भी विभाजित होगी, स्वयं से भी विभाजित होगी और अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होगी, तो इस तरह की संख्या को हम कहेंगे कि यह संख्या हमारी भाज्य संख्या है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, डॉट डॉट इस तरह की। तो ये सभी संख्याएं ऐसी है जो 1 से भी विभाजित होगी, स्वयं से भी विभाजित होगी और अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए यह 4 है, यह 4, तो ये 1 से भी विभाजित होगा, स्वयं से मतलब 4 से भी इसमें भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। ये 2 से भी विभाजित होगा, तो ये स्वयं से भी विभाजित हुआ, 4 से भी विभाजित हुआ और 2 से भी विभाजित हुआ। इसमें से कोई भी नंबर ले लेंगे, मान लीजिए ये 14 ले लिए हम, तो ये 1 से भी विभाजित होगा, स्वयं से मतलब 14 से, अपने आप से भी विभाजित होगा तो 14 से भी विभाजित होगा। फिर इसको विभाजित करने के लिए दूसरी संख्या भी है, जैसे 2 है, 2 से भी विभाजित होगा। तो
तो इस तरह की संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोगों को यह अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन संख्याओं का यूज इस जो 1.2 है एक्सरसाइज, इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसको समझिए अच्छे से और हमें विश्वास है कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग का अगला टॉपिक है कि गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड, इसे इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है, गुणनखंड, इसे इंग्लिश में फैक्टर्स कहा जाता है। अगर यह देखूं कि यह किन किन शब्दों से मिलकर बना है, यह जो गुणनखंड है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? गुणनखंड, गुणनखंड। इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या दिया रहेगा और कहेगा कि उसका गुणनखंड कीजिए, तो हम क्या करेंगे? गुणन के द्वारा उसका खंड कर देंगे। खंड का मतलब तोड़ना, उसको तोड़ देंगे गुणन के द्वारा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझे, मान लीजिए हम एक नंबर लिए 20 और इस 20 का कहा जाए कि गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड का मतलब गुणन के द्वारा खंड करना। तो इसको हम गुणन के द्वारा खंड कर रहे हैं। देखिए 4 × 5, इसका मैंने खंड किया, मतलब तोड़ा इस नंबर को। कैसे तोड़ा? गुणन के माध्यम से, गुणा के माध्यम से। इसमें जो तोड़ा है मैंने 4 × 5 लिखा है। अब इसको गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसको 2 × 2 × 5 भी लिख सकते हैं, इसको 10 × 20 भी लिख सकते हैं। तो ये गुणनखंड हुआ। गुणनखंड का सीधा सीधा मतलब यह है कि गुणन के द्वारा संख्याओं को खंड कर देना, टुकड़ा कर देना, खंड खंड में गुणन के माध्यम से उसे बांट देना। अब बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। मैंने तो ये चर्चा की कि ये गुणनखंड हुआ। अब बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड मैंने समझ लिया, अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो इसमें गुणनखंड तो है ही, इसमें केवल जुट जा रहा है अभाज्य। तो मैंने अभी संख्या लिया था जो 20, इसी का मैंने गुणनखंड कर रहा हूँ। एक हो गया 4 × 5 और फिर एक का गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 5। ये 2 × 2 × 5, ये 20 जो नंबर मैंने लिया है इसका मैंने 2 गुणनखंड किया, एक ये और एक ये। तो इस गुणनखंड की मैं बात करूं तो ये गुणनखंड मेरा अभाज्य गुणनखंड है। क्यों है, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे कि यह अभाज्य गुणनखंड क्यों है, और यह हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसको जड़ी बूटी हम लोग देखेंगे कि क्यों नहीं है। तो हम इस वाले गुणनखंड में देख रहे हैं कि जो भी नंबर अंक उपयोग में लाए हैं वो सभी अभाज्य हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 है तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी 2 है ये भी अभाज्य है, और ये 5 है ये भी अभाज्य है। तो इसके गुणनखंड में जितने नंबर उपयोग में आए हैं, किए हैं मैंने, वो सभी के सभी अभाज्य हैं। इसलिए इस तरह के गुणनखंड को हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। इसके ठीक ऊपर वाले में हम देख रहे हैं जो 20 का गुणनखंड मैंने किया है, एक लिखा है 4 और दूसरा लिखा है 5। तो इसमें ये वाला हम नंबर देख रहे हैं, ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन ये वाला जो 4 है यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है। इसलिए इस तरह के गुणनखंड को हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे, क्योंकि इस वाले गुणनखंड में जो मैंने नंबर उपयोग में लाया है, प्रयोग किया है, उसमें कुछ नंबर भाज्य संख्या हैं। इसलिए हम इस तरह के गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे। और जब किसी संख्या का हम गुणनखंड किए हैं, उस गुणनखंड में सभी नंबर अभाज्य संख्या है, तो उस तरह के गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, उसको समझेंगे। ये मुझे आशा होगा कि अभाज्य गुणनखंड भी आप लोग समझ गए होंगे।
अब हम बात करेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। तो हम लोग का अगला टॉपिक होगा अंकगणित। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यह थ्योरम है। यह थ्योरम क्या कहती है, इस थ्योरम के बारे में हम समझेंगे। यह थ्योरम आपसे हमें नहीं लगता कि इस पेपर में आएगा। इस पर जो क्वेश्चन होंगे बेस्ट, इस थ्योरम के मदद से किस तरह के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये थ्योरम क्या कह रही है, यह प्रमेय क्या कह रहा है, इसके बारे में शायद हो सकता है पूछ दे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि पूछेगा। तो यह प्रमेय अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है, यह प्रमेय क्या कहती है? यह प्रमेय यही कहती है कि हम कोई भी भाज्य संख्या हो, उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। इस प्रमेय का सीधा सीधा यही मतलब है कि कोई भी भाज्य संख्या होगी, उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रमेय की बात करूँ तो भाज्य संख्या इक्वल टू अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते, या ये नहीं लिखेंगे भी तो काम हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझूं मैं, इस पर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि कहेगा, कोई संख्या दे देगा और कहेगा कि इस संख्या का अभाज्य गुणनफल लिखिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल लिखिए। इसे एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, एग्जाम्पल किस तरह का दे रहा है। मान लीजिए कोई संख्या 20 है, तो ये जो 20 है ये भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5। इसमें जो सभी संख्याएं मैंने उपयोग में लाई है वो सभी अभाज्य संख्या हैं। ये हमारी भाज्य संख्या है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चन कैसे देगा। तो क्वेश्चन है, पढ़ देते हैं, आप लोग इसे सुन लीजिए। संख्या 1470 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए। संख्या 1470 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा 1470, ये नंबर दिया है और इसको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसको क्या करेंगे, हम लोगों ने बचपन में इस तरह का एलसीएम निकाला सीखा है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी निकालना है। यहाँ पर कोई जादू मंत्र नहीं लगाना है, वही चीज़ें दोहरानी है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 से कटेगा, ये 2 × 7 = 14 हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। फिर ये देख रहे हैं कि 3 से हो सकता है कटे, 3 दूनी 6, 6 इसमें, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। अब देखते हैं किससे कटेगा। ये 5 × 4 = 9 हो जाएगा, 9 × 2 = 11, ये 5 से ही कटेगा। 5 × 4 = 20, 5 × 9 = 45। ठीक है, अब 7 से कटेगा, अब फिर ये 7 से कटेगा। तो ये क्वेश्चन था कि 1470 के अभाज्य 1470 जो संख्या है उस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो मैंने 1470 को अभाज्य संख्या जैसे 2 × 3 × 5 × 7 × 7 ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में मैंने लिख दिया है। इसमें जो सभी संख्याएं हैं
वो सभी के सभी अभाज्य संख्या हैं। यहाँ पर आप लोग गलती ये मत करिएगा कि 3 और 2 में गुणा करके 6 गुणे 5 गुणे 7 लिख देंगे, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो 6 है ये भाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या हो गया तो इस तरह के हम गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे। तो गुणनखंड में सभी के सभी नंबर अभाज्य नंबर होंगे, तो उस तरह के गुणनखंड को हम कहेंगे कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है। तो हमने समझा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। इस प्रमेय की मदद से हम लोग संख्याओं का लसा और मसा भी ज्ञात करते हैं। वह अगला टॉपिक है, उस टॉपिक को समझेंगे। तो हम लोग का अगला टॉपिक है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा ज्ञात करना। हमारा अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा का मतलब मसा ज्ञात करना। लसा यानी लघुत्तम समापवर्त और मसा यानी महत्तम समापवर्त। तो किसी भी संख्या कोई जब 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का मसा या लसा लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्त हम अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय की मदद से उसका लसा और मसा ज्ञात करेंगे, तो इस विधि को ही अभाज्य गुणनखंड की विधि कहा जाता है। अब हमें बस यही समझना है कि कैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या का लसा और मसा ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देंगे। हम लोग बचपन में भी लसा और मसा ज्ञात करना सीखा है, लेकिन यहाँ पर एकदम बिल्कुल वही प्रोसेस अपनाना है। थोड़ा सा समझने का यहाँ पर लेवल दूसरा हो जाएगा। मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 26 72 108 का। 26 72 108 का हमें लसा और मसा अंकगणित आधारभूत प्रमेय से निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात करना है। इस विधि में दी हुई संख्याओं का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जितनी दी हुई संख्या रहेगी और उन संख्याओं का कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात कीजिए, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। तो उन दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम उसको आगे देख रहे हैं कैसे कैसे होगा। तो ये 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 26 का 13 दूनी 26 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 13। ठीक। अब 72 का क्या होगा? 72 का होता है 8 9 72, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 9 72। अब 108 का हम देख लेते हैं कि क्या होगा। इसको इस तरह से कर लेते हैं, तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। ये सब तो आप लोगों को आता होगा क्लास 10th के लिए, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या करते हैं इसमें हम देखते हैं कि यह किससे कटेगा, तो 2 से इसमें भाग जाएगा, फिर उसी तरह कटाते जाते हैं। तो ये 3 9 27 होगा, फिर ये तितरी के 9 होगा, फिर ये 3 1 में 3 होगा। तो 108 का मैंने गुणनखंड किया। 108 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इस गुणनखंड में हम देख रहे हैं जो भी संख्याएं उपयोग में लाई गई है वो सभी की सभी अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। तो मान लीजिए इन तीनों संख्याओं का हमें मसा ज्ञात करना है, तीनों संख्याओं का मसा। तो इसे लिखेंगे कैसे? मसा यानी महत्तम समापवर्त किसका? 26 का, 72 का और 108 का। अब देखेंगे कि तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन मतलब जो तीनों में हो। तो सब में हम देख रहे हैं कि सबके गुणनखंड में 2 2 आया है। तो देख रहे हैं कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 सब में है। तो 2 हम
कॉमन ले लेंगे, 1 2 लिख लेंगे यहाँ पर इनके मसा में। अब देखेंगे कि दूसरा कोई जो नंबर आया है क्या तीनों में आया है, तो देख रहे हैं कि 3 इसमें भी आया है और 3 इसमें भी आया है, लेकिन 3 इसमें नहीं है तो हम 3 को नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अगर मान लीजिए 2 यहाँ पर एक और होता, मान लेते हैं कि 2 एक और यहाँ पर होता, तो 2 इसमें भी है, फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो फिर 1 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी तीनों में 1 2 है तो उसमें से 1 को लिख लेंगे। ये मसा ज्ञात करते समय ऐसा करेंगे। चूँकि यहाँ पर 2 नहीं है, एक ही 2 तीनों में है तो इसको हम लिख लेंगे। अब देख रहे हैं कि 13 भी तीनों में नहीं है तो हम नहीं लेंगे, जो तीनों में कॉमन होगा उसी नंबर को हम लेंगे। तो हमारा इस संख्या का 26 72 108 का मशक केवल 2 होगा, क्योंकि 2 ही ऐसा नंबर है जो कि तीनों में है। अब इसका लसा कैसे ज्ञात करेंगे, तो लसा ज्ञात करते समय लसा यानी लघुत्तम समापवर्त किसका, 26 का 72 का और 108 का, इसका लसा कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखेंगे कि किस में सबसे अधिक 2 है। हमारा सबसे छोटा गुणनखंड 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 13 है, तो हम छोटे से ही देखते चलेंगे। 2 को देखेंगे कि 2 किस में अधिक है, उसके बाद 3 को देखेंगे, अगर 3 गुणनखंड में आया है तो देखेंगे कि 3 किस में अधिक है, फिर उसके बाद देखेंगे 4 आया है तो 4 किस में अधिक है, इसी तरह देखते देखते लिखते जाएंगे। तो देखेंगे कि 3 किस में अधिक है, तो देख रहे हैं इसमें कि इसमें 3 2 आया है, 1 2 3 बार 2 आया है, इसमें 2 ही बार आया है, इसमें 1 ही बार आया है। तो जिसमें अधिक बार आया होगा उसको हम लिख लेंगे। तो जैसे इसमें 3 बार आया है तो इसे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि 3 किस में अधिक बार आया है, तो इसमें देख रहे हैं कि 3 बार आया है, 3 एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये, इसमें भी आया है लेकिन 2 ही बार आया है। तो जिसमें अधिक बार आया है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर 3 हम 3 ठो 3 लिख लेंगे। अब देखेंगे कि कौन सा नंबर आया है जो अधिक बार, तो एक 13 आया है, तो यह अकेले है तो इस नंबर को भी हम लिख लेंगे और इस संख्या को गुणा कर देंगे तो ये हमारा लसा होगा। तो मान लीजिए ये 8 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 13, तो ये 8 9 72 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 13 हो जाएगा, फिर ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, गुणे 13। अब 26 216 में 13 से गुणा कर लेंगे तो 3 6 18 का 1 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 1 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 0 8 हो जाएगा 2, यानी 28 0 8। तो इन तीनों संख्याओं का लसा 28 0 8 और मसा 2 होगा। तो इसमें और ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इस गुणनखंड को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। क्यों लिखेंगे अभी बताएंगे, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3। इसमें तो रिपीट नहीं हुआ है, हम लोग पिछले क्लासों में या नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, जान लीजिए। जब भी बेस होता है सेम, बेस कहते हैं इसे, जो संख्या इसका कुछ नहीं पावर है तो हम 1 मानेंगे, यहाँ पर भी कुछ पावर नहीं है तो 1, यहाँ पर कुछ पावर नहीं है तो 1। तो जब भी संख्याओं का बेस सेम होता है और वो संख्या गुणा में होती है, यहाँ डॉट का मतलब है गुणा, इस तरह गुणा, तो a डॉट a, इसका बेस सेम है, इसकी घात 1 और 1 है, तो इन दोनों संख्याओं की घात जुड़ जाएगी, यानी 1 + 1 = a के पावर 2। जब बेस सेम हो जाता है तो उन संख्याओं का घात जुड़ जाता है। जैसे व्यापक रूप में हम समझे कि a के पावर m है और डॉट मतलब गुणा a के पावर n, तो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो इसका घात जुड़ जाएगा, m + n हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर यही किया है, यहाँ पर जो ये 3 संख्याएं हैं 1 2 3, इन तीनों का बेस सेम है तो इन तीनों का घात जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, 1 2 3।
यहाँ पर भी इन दोनों का बेस सेम है तो इसका घात जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर एक घात है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग तितरी के 9 मत करके लिखिएगा, क्योंकि 9 कर देंगे तो वह अभाज्य संख्या नहीं रह जाएगी और वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं रहेगा। तो हमें इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लसा और मसा ज्ञात करेंगे। यह अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात करने का मेथड मैंने अभी समझाया। अब हम लोग बात करेंगे कि अगला टॉपिक क्या है। अब अगर कोई संख्या दी रहेगी और उसके लस यानी लघुत्तम समापर्त, मस यानी महत्तम समापर्त और उन संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है, इस संबंध को समझेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, सबसे अंतिम जो 1.12 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए ये सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। संख्याओं तथा उनके लस यानी लघुत्तम समापर्त और महस यानी महत्तम समापर्त के बीच संबंध। संख्याओं तथा उनके लस और मस के बीच संबंध क्या होता है? तो एक कंडीशन यह हो सकती है कि जब हमें 2 संख्या दी रहेगी, मान लीजिए कोई 2 संख्या ए और बी धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा, तो इन दोनों संख्याओं और इन दोनों संख्याओं के लस और इन दोनों संख्याओं के मस के बीच में क्या संबंध होता है उसको हम लोग जानेंगे जब 2 संख्या दिया रहेगा। तो इन दोनों संख्याओं को हम लस को इस तरह लिखते हैं, लस अब ब्रैकेट में ए बी। इसका मतलब यह हुआ कि लस ए बी का लस। फिर मस को इसी प्रकार लिखते हैं, मस ए बी यानी ए बी का मस। ये 2 संख्याएं हुई। तो इन दोनों संख्याओं के लस और मस में यही संबंध होता है, ए गुणे बी। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा इन दोनों संख्याओं के लस का और मस के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए कैसे, लस ए बी का लस गुणे ए बी का मस। यही जब 2 संख्या रहेगी तो उन दोनों संख्याओं के लस और मस, उन दोनों संख्याओं और लस और मस के बीच संबंध हुआ। तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा उन दोनों संख्याओं के लस और मस के गुणनफल के बराबर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देगा, बोर्ड एग्जाम में भी दे सकता है और कहीं पर मिल सकता है इससे रिलेटेड। मान लीजिए कोई 2 संख्या दे दिया और उसका लसा दे देगा और वो 2 संख्या हमें पता रहेगी और कहेगा कि मसा बताइए। तो इसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे। मान लीजिए लसा पूछेगा, 2 संख्याओं का लसा पूछेगा और मसा दे देगा और ये संख्या रहेगी। तो लसा ये पूछेगा, तो जब ये इधर संख्या है और इधर मल्टीप्लाई में है तो बराबर के, जब ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर का जब इधर लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, ए क्रॉस बी लस, यहाँ पर ए बी का लस है, ए बी का इक्वल टू मस ए बी का मस। गुणा में है तो जब बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया। जब हमें संख्या दी रहेगी और उसका मस दे दिया रहेगा तो उसका लस इस फार्मूले से पता करेंगे। ठीक इसी प्रकार लस दे देगा और वो संख्या 2 दे देगी और कहेगा कि मस बताइए हमें, तो उसको ठीक इसी प्रकार इससे हम मस निकाल लेंगे। तो मान लीजिए मस ए बी का जो मस होगा, इसको जब गुणा में है तो इधर लाएंगे तो इधर भाग में हो जाएगा, ये इक्वल का चिन्ह है तो इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर बटा में लग जाएगा ये वाली चीज़ें। तो मस ज्ञात करेंगे तो ए गुणे बी बटा में लस ए बी का लस। एग्जाम्पल देखेंगे तो और चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी।
तो जब दो संख्या दी रहेगी तो ये हमारा इन दोनों संख्याओं के बीच संबंध हुआ। अब तीन संख्या दी रहेगी तो उसको समझ लेते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल देख लेंगे और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई तीन संख्या ए बी सी दी रहेगी, ए बी सी, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं के लस और मस और इन तीनों संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है उसको समझेंगे। तो मान लीजिए इन तीनों संख्याओं का मस हम देखते हैं, ए बी सी का मस इक्वल टू हो जाएगा तीनों संख्याओं का गुणनफल ए गुणे बी गुणे सी गुणे इन तीनों संख्याओं का लस यानी लघुत्तम समापवर्त, बटा में हो जाएगा ए बी का लस गुणे बी सी का लस गुणे सी ए का लस। तो ये हमारा जब तीन संख्या दी रहेगी तो उनके बीच संबंध हुआ। अब इसे कैसे याद रखेंगे ये भी समझ लेते हैं। ए बी और ये सी हुआ तो इन तीनों संख्याओं का गुणनफल गुणे यहाँ पर लसा है तो यहाँ पर मसा होगा, मस ए बी सी का मस निकाल लेंगे, फिर बटा में हो जाएगा मस ए बी का मस, फिर गुणे बी सी का मस गुणे मस सी ए का मस हो जाएगा। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, ये याद बहुत इजी है, इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, बड़ा देखकर इसे टेंशन में नहीं आना है, बहुत आसान है। देखिए हमें जब मस ज्ञात करना होगा तो मस ए बी सी तीन संख्याओं का हम लिख लेंगे और यहाँ पर तीनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे और जब मस ज्ञात करेंगे तो बराबर के इधर लस लिखेंगे। तो ऊपर तीन संख्या हैं तो ए बी गुणे सी हो गया गुणे तीनों संख्याओं का लस, बटा में दो संख्याओं का लस निकालेंगे बारी बारी से, जैसे ए बी का लस एक बार, फिर उसके बाद बी और सी का लस, फिर उसके बाद सी और ए का लस, जैसा कि देखा है लिखा है एग्जाम्पल में। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है मस, कोई नंबर दे दिया है और उसका मस दे दिया है, मस हमारा 35 और 45 का दे दिया है। कितना दिया है ये देख लेते हैं। ये हमारा 5 दिया है, मस 5 दे दिया है और लस इसका दे दिया है, इसका लस दे दिया है 35 और 45 का, लस जो दे दिया है 35 और 45 का हमारा दे दिया है 63 गुणे ए। तो कह रहा है कि ए का मान बताइए। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, ये थोड़ा आप लोगों के लिए हो सकता है लेकिन कुछ नहीं है, आसान है। दो संख्या है तो दो संख्या वाला अप्लाई करेंगे। तो ए गुणे बी उन दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू दोनों संख्याओं का लस का और मस का गुणनफल, यही हमारा फार्मूला था, एकदम फार्मूले से ही चलना है। तो ये हमारी दो संख्याएं हैं तो 35 और 45 का गुणा कर देंगे। तो 35 गुणे 45 इक्वल टू लसा दे दिया है 63 गुणे, एकदम मान भर देना है यहाँ पर। लसा ए बी का ए के स्थान पर 35 है, ए इक्वल टू 35 और बी इक्वल टू 45, इसी फार्मूले में रख देना है, ए इक्वल टू 35 और बी इक्वल टू 45। तो लसा 35 और 45 का 63 गुणे ए दे दिया है, फिर गुणे मसा दे दिया है 5। देखिए इससे ये कट जाएगा, 63 गुणे ए इक्वल टू हो जाएगा आपका, जब इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी 35 गुणे 45 बटा में 5, तो ये 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 63 है इसको 7 नावा लिख सकते हैं, गुणे ए इक्वल टू 35 गुणे 9 हो गया। फिर इसको यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 35 गुणे 9 बटा में 7 गुणे 9, यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, फिर ये 7 5 35 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 5 होगा।
ये हमारा आंसर हुआ। बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन था। हम देख लेते हैं, ए का मान 5 आया है। तो ये हमारा सभी कॉन्सेप्ट हुए। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस वीडियो में जो 1.2 एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को हल करेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।